मंत्री थी, संपूर्ण क्रांति आप लोगों ने नाम सुना। तो उस समय पे जयप्रकाश नारायण, एक और थे दीनदयाल उपाध्याय जी। कितने हो गए? 8 हो गए। 8 आपको ये पढ़ने हैं, एमपीपीएससी जीएस। पहले ये सारे के सारे ही, कौटिल्य, गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर, सारे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, 2019 के पहले, बाद में शामिल किए गए, है ना। वो पहले आपको एमपीपीएससी जीएस पेपर 4th में पढ़ने थे, अब आपको इधर पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, नहीं, केवल और केवल विचारों पे भागो। मजेदार बात ये है, आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। आप लोग कितने लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो? इट मीन्स कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, वो चैपचैट वेट कुछ चलाते हो? हाँ हाँ, वो क्या नाम बोले, स्नैपचैट? क्या स्नैपचैट है ना? हाँ, तो वो चलाते हो, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानियों के विचार मिल जाएंगे। उनके भले आप ना पढ़े, पर किसी ने अगर सर्कुलेट कर रखा है किसी महान थिंकर के विचार को, उसको थोड़ा ध्यान से देखा करें। अगर आप समय देते हो सोशल मीडिया पे, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे किसी ने गांधी जी का कोई कथन डाल दिया, किसी ने विवेकानंद जी का कोई कथन डाल दिया, उस कथन को थोड़ा ध्यान से देखें। मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों से स्पष्ट कराऊंगा कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अभी हम पूरे थिंकरों के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, ओके भाई। तो हमें महान नेताओं को पढ़ना है, सुधारक यानी कि रिफॉर्मर्स। अब ये कौन है? समाज सुधारक, जिन्होंने समाज का कुछ बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। तत्कालीन भारतीय समाज में जब बुराइयां थी तो उनको दूर करने का प्रयास किया। जैसे कि सबसे पहले ही इस कार्यक्रम तो नहीं बोलेंगे, इस क्रांति की शुरुआत जो कहे जाते हैं कि भारत में पुनर्जागरण के पुरोधा या अग्रदूत कौन थे? राजा राममोहन राय, है ना। इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसा हम लोग कहते हैं कि ये भारतीय पुनर्जागरण के पिता थे, है ना। इन्होंने जब शुरुआत करी, उसके बाद सारे लोग एक्टिव होकर के बुराइयों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद में आप देखोगे ये नहीं रहते, तो उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी आ जाते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। उसके बाद में केशव चंद्र सेन आ जाते हैं। फिर उसी के साथ में आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती भी चलते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद स्वामी विवेकानंद आ जाते हैं। फिर इसी के साथ में कुछ भारतीय अन्य समाज सुधारक भी साथ साथ में चल रहे थे, ठीक है भाई। तो इनको हमें पढ़ना है। और प्रशासकों के जीवन, ठीक है भाई। जीवन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये पढ़े कि किसकी शादी किससे हुई थी, किसके बच्चे कौन थे, ये नहीं। यहाँ पर जीवन का मतलब है कि उनके जीवन से भी कुछ सीख मिलती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि बुद्ध ने कितनी वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था। तो छोड़ने का मतलब वहां पर वो ये है कि कितने युवा थे, उसके बावजूद भी घर छोड़ दिए, है ना। तो अगर उस घटना से भी कोई सीख मिल रही है तो ही हमें उसको पढ़ना है। बाकी पूरी स्टोरी आप भले ना पढ़े, ठीक है। और उनके उपदेशों से शिक्षा, उनके उपदेश क्या क्या थे, उनसे हमें शिक्षा लेनी है, ठीक है भाई। तो इसमें भी हमें देखना है। इसके अलावा आप देखोगे 5th यूनिट पढ़े। 5th यूनिट क्या कह रही है? अब ये यूनिट बड़ी अटपटी है भाई, है ना। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया के तो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, पर विदेशियों को कंट्रोल करना मुश्किल है। मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि बहुत सारे ऐसे भी है जिन्होंने कुछ किया है। आपने लाओ त्से का नाम सुना है? लाओ त्से नहीं सुना, पर ये भी महान समाज सुधारक है, चाइनीज थे, बिल्कुल। आपने चाइना के एक और थे जो खुद कंफ्यूज रहते थे, उनका नाम भी ऐसा ही था, कन्फ्यूशियस, ठीक है। तो कन्फ्यूशियस को भी हमें पढ़ना है भैया। लाओ त्से तुंग, हाँ। एक माओ त्से तुंग है, उसको मत जोड़ देना। माओवादी विचारधारा, जो आपने सुना होगा ना, नक्सलवादी, वो माओवादी भी उनको बोलते थे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि माओ की विचारधारा से प्रेरित थे। चाइना में 1949 में इनकी क्रांति हुई थी, तो उसके बाद में ये मतलब ये एक बात कहते थे कि सत्ता निकलती है बंदूक की नली से, ऐसी बात कहते थे माओ त्से तुंग, कि सत्ता निकलती है या स्वतंत्रता जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? बंदूक की नली से। मतलब हमेशा ये बंदूक के दम पर या हथियारों के दम पर क्रांति की बात करते थे।
जैसे मान ले सकते हैं, जैसे भारत में कौन थे, जितने भी उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस आप ले सकते हो, भगत सिंह आप ले सकते हो, है ना, चंद्रशेखर आजाद ले सकते हो, अभी कुछ समय पहले ही जो उनकी जयंती निकली है, तो ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है भाई, हाँ, तो इन सभी को हम लोग ले सकते हैं। अब ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड के बारे में हम जितना आप लोग पकड़ सकें कि कोई ऐसे जिन्होंने दुनिया के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया है, यानी कि उनके जीवन में सुधार करने के लिए कोई ऐसी अच्छी सी बात कही है, इससे आधार पे आप पकड़ सकते हो। इसके अलावा उनका उसके क्षेत्र पे तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन वो वर्ल्ड लेवल पे भी फेमस हुआ है। जैसे आपने नाम सुनोगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आप नाम सुनोगे नेल्सन मंडेला, ठीक है, आप नाम सुनोगे लेनिन, आप नाम सुनोगे कार्ल मार्क्स, ठीक है, आप नाम सुनोगे बिस्मार्क, आप लोग नाम सुनोगे नेपोलियन बोनापार्ट। ऐसे लोग जिनके प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ा है, उनके शब्दों का, विचारों का प्रभाव। गांधी जी क्या है, वर्ल्ड लीडर हैं, मतलब विश्व लेवल पर विख्यात हैं, इनका प्रभाव दुनिया के कई सारे देशों पर पड़ा है। गांधी जी से प्रेरित होकर के खान अब्दुल गफ्फार खान ने अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में क्रांति करी थी, पाकिस्तान का ऊपरी प्रांत है वहां पर, उस कारण उनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं। नेल्सन मंडेला ब्लैक गांधी, एक आप देखोगे अमेरिका में थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे। तो गांधी जी के विचारों का प्रभाव भी दुनिया में कई सारी जगह पे पड़ा है, और उनसे प्रेरित होकर कई सारे लोगों ने क्रांतियां करी है, या क्रांति नहीं करी तो कम से कम सुधार किया है। ठीक है भाई, इसीलिए कई सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं जो गांधी जी के नाम से भी पुरस्कार देते हैं, हमें सारी जानकारी ना हो। अब इसमें तो बस दे दिया, विश्व के तो भाई पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, पर भारत के हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे रहे मोटे तौर पर। ठीक है, तो अब इसका पता कैसे चलेगा कि भारत में कौन रहे हैं, वो तो इतना भी नहीं दिया इन्होंने, तो इसकी राह दिखाएगी एमपीपीएससी। ठीक है भाई, अब मैंने आपको कुछ टास्क दिया था, आपको भले याद ना हो या फिर आप भुला दो। मैंने बोला था आपको इनके नाम याद करके आना, बोला था, कितने लोगों को याद हुए? 1 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छे, सारे याद हैं? 17 के 17, 18 या 17 है ना, आगे पीछे है? नहीं, मैं नहीं कह रहा सिस्टमेटिक याद है, पर नाम याद है आप लोगों के, आगे पीछे हो सकते हैं। चलो तो फिर आप सुनाओ, है ना, बाकी लोग इनके साथ दोहराएंगे। आज हम लोग कक्षा 1 की क्लास में चलते हैं ना, पुराने उसमें चलते हैं ना, टाइम मशीन के साथ, और दोहराएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई, क्योंकि आपका काम आसान हो जाएगा। यूपीएससी वाले याद है ना, यूपीएससी वाले जिनको नहीं पता, अब यूपीएससी में कौन कौन से ये तो हमें नहीं पता, तो यूपीएससी वाले एमपीपीएससी में जो खुलकर दिए भारतीय दार्शनिक, उनको तो पढ़ेंगे ही, साथ में कुछ अन्य भी पढ़ेंगे, है ना। एमपीपीएससी वालों के लिए स्पष्ट है कि आपको 17 पढ़ने हैं तो 17 पढ़ने, 18वां नहीं पढ़ना है। ठीक है, पर यूपीएससी वालों को तो पता ही नहीं कि उनको पढ़ना क्या है, तो यूपीएससी वाले इनको तो याद करेंगे, क्योंकि यही आपके भारतीय दार्शनिक हैं। और इनके अलावा कोई ऐसे भी है जिनका प्रभाव पड़ा है, जैसे प्रशासक, तो प्रशासक में आपको अशोक पढ़ना है, अकबर पढ़ना है, आपको चंद्रगुप्त पढ़ना है, आपको क्या नाम है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पढ़ना है, जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं, समुद्रगुप्त पढ़ना है, जिनका प्रभाव सहिष्णु रूप से देश पर पड़ा है, जो सहिष्णु रहे हो या फिर उन्होंने किसी क्षेत्र में विशेष कार्य किया हो, है ना, उनको हमें पढ़ना है। तो ये भी हमें पढ़ना, और पूछा गया है ना, महान प्रशासकों में, तो इनको पढ़ना है। यूपीएससी वाले इनको ध्यानपूर्वक याद करेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि कहीं पर भी इनके विचार मिले, लपक लेना, मतलब कि लपक करके याद कर लेना और समझ लेना, और आएगा, ऐसा ही आएगा, चलते फिरते ही आ जाएगा। वॉरेन बफेट कोई महान आदमी है क्या? स्टॉक मार्केट अपने फील्ड में महान है, पर दुनिया को तो, है ना, दुनिया के लिए तो कोई महान दार्शनिक तो नहीं है, केवल एक उद्योगपति है जिन्होंने दुनिया को, बर्कशायर हैथवे नाम की, बर्कशायर हैथवे है ना उनकी, हाँ, तो एक कंपनी के मालिक है। बिल गेट्स कोई फेमस व्यक्ति है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे देशों में दान दिया हुआ है, अच्छे अच्छे लोगों के लिए इनका एक फाउंडेशन चलता है, इनकी पत्नी के नाम पर, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो शिक्षा के लिए काम करता है, स्वास्थ्य के लिए काम करता है। तो ये ऐसे लोग जिन्होंने कुछ किया है जीवन में। अब आप कल को इनका आया है, वॉरेन बफेट का कथन आया है, मैंने बताया था उस दिन आपको क्लास में कि ये इनका एक कथन आ गया यूपीएससी में, पेपर के में क्या आया था कि हम लोग जब भी किसी एम्प्लॉय का चयन करते हैं तो 3 चीजें देखते हैं, इंटीग्रिटी, एनर्जी, इंटेलिजेंसी। ठीक है, बुद्धिमत्ता, सत्यनिष्ठा और ऊर्जा। अगर व्यक्ति के पास बुद्धिमत्ता है, ऊर्जा है, लेकिन सत्यनिष्ठा नहीं है, तो क्या कर देगा?
संस्थान को बर्बाद कर देगा या फिर उस क्षेत्र को बर्बाद कर देगा। जैसे कि बुद्धिमत्ता और एनर्जी तो ओसामा बिन लादेन के पास भी थी, पर इंटीग्रिटी नहीं थी, इसलिए क्या कर दिया, तबाही मचा दी। ठीक है भाई, तो हम बात करते हैं इनकी। सुनाए भाई, कक्षा 1 में चलते हैं। किसको आते हैं? एमपीपीएससी वाले बताएं। हाँ, खड़े होकर बताएं। ये सब लोग आपके साथ बोलेंगे, सभी लोग बोलना, एक एक बोलेंगे। फिर ये ऐसे नहीं है, जैसे कक्षा 1 में बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे आप बोलोगे कि अरस्तु, फिर सब लोग बोलेंगे अरस्तु। देखना, बोलने से बहुत फायदे, दिमाग में चढ़ जाएगा शब्द। बोले, इधर आ जाए, इधर आ जाए ना। हाँ, डर भी निकलेगा थोड़ा स्टेज का। बोलिएगा ना। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, शंकराचार्य, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महावीर, चलिए कोई बात नहीं ना, वेरी गुड, तालियां बजाएं इनके लिए। हिम्मत तो करी, आधे तो स्टेज पे आते से भूल जाते हैं आदमी, है ना, आधा डर तो स्टेज फियर ही नहीं निकल पाता। चलो, जिनको याद नहीं हुए उनके लिए क्या उपाय है, ध्यान से याद रखना है ना। ठीक है भाई, मैं बिना देखे याद कराते हैं ना। देखो, 2 तो दाढ़ी वाले बाबा थे। एक तो जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, एक तो जी जिनको पहला भारत का नोबेल प्राइज मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हीं की शक्ल के थे आचार्य विनोबा भावे। चाहे तो गूगल कर लेना, दोनों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो मैंने तो ऐसे याद किए, 2 दाढ़ी वाले बाबा थे। ठीक है, याद रखना कौन कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है भाई, दोबारा दोहराए मेरे साथ, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है भाई, 2 गए। 2 दास थे, एक कबीर दास, एक तुलसीदास। ठीक है भाई, दोहराए मेरे साथ, कबीर दास, तुलसीदास। कितने हो गए? 2 स्वामी थे, एक स्वामी विवेकानंद, एक स्वामी दयानंद। कितने हो गए? 6। दोबारा बोले, स्वामी विवेकानंद। 2 टीचर थे, एक तो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, एक भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मतलब 2 टीचर थे, सावित्रीबाई फुले और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोबारा दोहराएं, सावित्रीबाई फुले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक महात्मा थे, एक जिनको मतलब एक प्रकार से एक व्यक्ति थे, अब मैं बोल रहा हूं खुद भी, है ना। चलो, अब 4 ले लेते हैं, 4 धर्मों से हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं बौद्ध धर्म से, कौन है? गौतम बुद्ध। एक जैन धर्म से, एक ले लेते हैं सिख धर्म से, और एक ले लेते हैं हिंदू धर्म से, आचार्य शंकर। आचार्य शंकर, है ना, हिंदू धर्म के पुनर्संस्थापक थे ये। ठीक है, तो 4 हो गए, 4 धर्मों से हो गए। ठीक है भाई, 4 हो गए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, और कौन थे? हाँ, 3 विदेशी थे। क्या क्या नाम थे? हाँ, एक जो कि सबसे पहले जिनके कहा जाता है कि पुनर्जागरण तो चलो छोड़ो, पर ऐसा कहा जाता है कि दुनिया को सबसे पहले राह इन्होंने दिखाई, जो अंधकार युग में थे। तो सबसे पहले कौन थे? सुकरात, है ना, सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस, उसके बाद उनके शिष्य कौन आते हैं? प्लेटो, और उनके शिष्य अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन था? अलेक्जेंडर दी महान, है ना, सिकंदर। ठीक है भाई, महान गुरु के महान शिष्य। तो 3 विदेशी हो गए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सुकरात, प्लेटो, सुकरात, प्लेटो। कितने हो गए? 15 हो गए, इतनी जल्दी? अब 2 और बचे हुए हैं। कौन कौन बचे रह गए? 10 हो गए। हाँ, अब देखो 2 और रह गए हैं। एक है जिन्होंने क्या किया, इनके बिना तो हम लोग पुनर्जागरण की बात ही नहीं कर सकते, राजा राम मोहन राय। और एक कौन थे? श्री अरविंदो। ठीक है भाई, एक कौन थे? श्री अरविंदो। तो ऐसे याद रख सकते हो। एक तो ये राजा राम मोहन राय जो थे, ये क्या थे? भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा थे। और श्री अरविंदो कौन थे?
ये भी गांधीवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे ना। बाद में क्या हुआ मतलब ये क्रांतिकारी थे श्री अरविंदो, पर क्या हुआ अंग्रेजों ने इनके एक बार पकड़ के इनको डंडे मारे ना तो भाग करके फिर बाबा बन गए है ना। तो फिर जीवन भर बाबा का जीवन बिताया इन्होंने। इधर चले गए पौंडीचेरी में। अभी आपको परसों कमिश्नर सर ने बोला था ना कि हम लोग पौंडीचेरी गए घूमने, और भी लोग आश्रम बना हुआ है वहाँ पर पौंडीचेरी में। तो फिर इन्होंने मतलब समाज सुधार के लिए काम किया। पहले क्रांतिकारी थे, फिर एक बार अंग्रेजों ने बढ़िया पीटा, जेल में डाला, फिर उसके बाद छूटे तो वो बन गए साधु। ठीक है, याद रहेंगे सबको। अब एक बार पुनः दोहरा ले सभी को। अब मैं बस ना पूछूंगा, आपको आंसर करना है। ठीक है, तो पहले बताओ भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दो तो दाढ़ी वाले बाबा थे, नाम बताओ। बहुत बढ़िया, रविंद्रनाथ टैगोर और हाँ आचार्य विनोबा भावे। दो दास थे, ओके। दो स्वामी थे, ओके। चार धर्मों से थे, वेरी गुड, है ना। शंकराचार्य, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध और गुरु नानक। ठीक है, उसके बाद में तीन विदेशी थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। दो टीचर थे, हाँ। एक जिनको भारतीय पुनर्जागरण का पुरोधा कहा जाता है, और एक जिनको पुलिस ने ऐसा नहीं बोलेंगे भाई, है ना। मेरे ऊपर केस कर देगा कोई, है ना, कि आपने अपमान किया है हमारे, है ना। एक जो कि बाबा थे, मतलब महर्षि थे। ठीक है भाई, हाँ, महर्षि अरविंदो। और कौन रह गए? हो गए। बहुत आसान थे ये तो, याद रहेंगे सबको। अब जहां भी इनके कोई विचार मिले, चाहे अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हो, या कोई किताब पढ़ रहे हो, या फिर कोई फिलोसफी की कोई बुक पढ़ रहे हो, आपका मन कर रहा है कोई नोवेल पढ़ रहे हो, पर इनकी भी नोवेल पढ़ें तो ज़्यादा होगा, आपका फायदा भी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इनसे प्रश्न कैसे बने हैं उस पर चर्चा करते हैं। ओके, अब ये तो सबको याद रखना है। यूपीएससी वाले ये 17 तो याद करेंगे, इसके अलावा आपको अलग और पढ़ने हैं। यूपीएससी वाले चाहे तो ऐसे भी उठा सकते हैं, कॉन्टिनेंट वाइज उठा लेना आप तो, है ना। जैसे हम लोग चलते हैं अमेरिका में। अमेरिका में दो व्यक्ति फेमस हुए, अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये याद रखेंगे। अफ्रीका में चले जाते हैं, नेल्सन मंडेला। एशिया में आ जाते हैं, भारत को छोड़ दो, भी भारत भी एशिया में, पर हम लोग चले जाते हैं चाइना की तरफ। तो चाइना में क्या है? कन्फ्यूशियस और लाओ त्से। ठीक है, दो हो गए। अब हम लोग चले जाते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप में सबसे पहले जर्मनी में गए थे, समाजवाद के जो फादर कहे जाते हैं, सोशलिज्म के। समाजवादी विचारधारा किसने फैलाई थी दुनिया में? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स पढ़ने जर्मनी से उन्होंने शुरुआत करी थी ना, तो कार्ल मार्क्स थे। उसके साथ में हम लोग बात करते, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क। ठीक है, और इसी के साथ में चलते हैं, फ्रांस में कौन थे? नेपोलियन। बहुत सारे पूछे गए नेपोलियन बोनापार्ट से। एक बार तो नेपोलियन बोनापार्ट ने लीडरशिप पर पूछा गया था, क्योंकि ग्रेट लीडर्स है ना इसमें। तो ग्रेट लीडर्स में नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि मुझे हजारों सिंगों की उस सेना से डर नहीं लगता जिसका नेतृत्व करता एक गीदड़ हो। ठीक है, मुझे उस हजारों गीदड़ों की सेना से डर लगता है जिसका नेतृत्व करता शेर हो। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, उसका लीडर गीदड़ है, गीदड़ मीन्स कि कायर है। ठीक है, यहाँ पर गीदड़ कायर का वो है, क्या बोलते हैं, सूचक है। तो जिसका लीडर अगर गीदड़ है, मतलब कायर है, तो वो क्या करेगा? अपने शेरों को भी क्या बना देगा? गीदड़। और जो जिसका लीडर शेर है, उसको पता है कि मेरी टीम उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर उसमें वो जोश भर के कुछ भी करके वो अपने जैसी लीडरशिप उसमें पैदा कर देगा उस सेना में। तो वो क्या कर देगा? उन गीदड़ों को भी शेर बना देगा। इसीलिए उनसे एक बार कथन पूछा गया था कि ऐसा क्यों कहा, तो भाई साहब उन्होंने कह दिया कि आखिरकार वो सारे गीदड़ों को लीडर बना देगा, मतलब शेर बना देगा। ठीक है भाई, चलिए तो हम बात करते हैं, या फिर इसी बात को शायद वो केजीएफ वालों ने उठा लिया होगा, है ना। तो उसमें एक डायलॉग आता है ना
कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पीछे कितने आदमी खड़े हैं, इससे फर्क पड़ता है कि हमारे पीछे कौन खड़ा है। ठीक है, उनके पीछे, उनके आगे कौन खड़ा है या पीछे कौन खड़ा है, कुछ ऐसा ही पूछा था। ठीक है, तो वो बात वही है पर थोड़ा सा सेंस बदल जाता है। आप चाहें तो आप देख सकते हो सारे वो जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो हम लोगों ने चर्चा किए थे। अब दिस इज द टाइम योर थिंक अबाउट। एमपीपीएससी में प्रश्न इस तरह से कुछ पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी बहुत सिंपल पूछता है, फैक्चुअल पूछता है, तो हमें एमपीपीएससी वालों को ध्यान देना है कि तो उनको कैसे पढ़ना है, वो उस तथ्य को समझेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे इसमें दिया गया है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। अब इनको नहीं लेना देना है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का प्रभाव क्या पड़ा है, बस इनको तो एक एमपीपीएससी वालों को तो एक मशीन चाहिए जिसकी हार्डवेयर, जिसकी हार्ड डिस्क थोड़ी मजबूत हो। समझ पा रहे हो, हार्ड डिस्क मतलब स्टोरेज क्षमता बढ़िया हो। ठीक है, थिंक करे या ना करे वो बाद में सोचे, है ना, पर कम से कम जिसको याद हो फैक्ट। तो आपको फैक्चुअल याद रखना है। यूपीएससी वालों को ये तो पढ़ना ही है, इसके एक कदम आगे आपको सोचना है। ठीक है, एक कदम मतलब कि इनके 4 आर्य सत्यों पे, तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों क्या कौन कौन से हैं, वो ऐसे पूछेगा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में, ऐसे पूछ लेगा कर्म कार्य सिद्धांत की तुलना किसी और से कर देगा वो, है ना। बौद्ध धर्म का ये कि कर्म का कारण कार्य सिद्धांत भी उसको हम लोग बोलते हैं कि कारण कार्य सिद्धांत की तुलना इससे करिए, इसके सिद्धांत से करिए, है ना, अद्वैतवाद से कर दो, किसी से भी कर दो, तो इसे तुलना करके, या फिर पूछ लेगा इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो सिंपल प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स, वैसे बताएं कौन कौन से हैं। नहीं, हाँ हाँ ये सही है, दुख समुदाय, दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख है, टेंशन है, एमपीपीएससी प्री आ रहा है, यूपीएससी प्री आ रहा है, टेंशन है। टेंशन का कारण भी है कि आ रहा है, घर वालों का प्रेशर है, नहीं करेंगे तो शादी कर देंगे, है ना, तो ये दुख का कारण हो गया। दुख समुदाय, अकेला नहीं है, थिंकर भी पढ़ने हैं, सीसेट भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव भी लगाने हैं, इसके साथ में रिवीजन भी करना है, उसके साथ में जो छूट गया उसको सुधारना भी, तो दुख समुदाय है। पेपर अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा समुदाय है ना। अब दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसका उपाय क्या होगा, मेरे पास आए हो, कुछ उपाय बताएं। मैं कह रहा हूँ डोंट वेरी, ऑल इज वेल। ओके, तो ये सारा क्या है, बुद्ध की फिलोसफी है। नेक्स्ट, अब देखो सिंपल प्रश्न पूछता है, द रिपब्लिक के रचयिता कौन है। बहुत ज्यादा प्रश्न एमपीपीएससी में ऐसे पूछे गए हैं किताबों पर, किताबों के अंदर क्या है वो नहीं पूछा। यूपीएससी में पूछेगा तो पूछेगा कि इस किताब का क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि आप देखोगे दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, बाइबल। बाइबल के बाद में दूसरा स्थान आता है पंचतंत्र का, जो विष्णु शर्मा की है। विष्णु शर्मा की है ना, हाँ, जिसमें वो कहानियां रहती है, पंचतंत्र की कहानियां, वो आपने पढ़ी होगी, थ्रस्टी क्रो, लोमड़ी और कोवा, वो कहानियां सारी पंचतंत्र की। अब वो उसका प्रभाव लोग क्यों पढ़ते हैं सबसे ज्यादा उसको, है ना, क्योंकि उसका मोरलिटी, उसके अंदर जो मोरलिटी छुपी हुई है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे उसको सीख जाते हैं कहानी के माध्यम से कि भाई थ्रस्टी यानी चालाक व्यक्ति कौन होता है, लोमड़ी यानी चालाक थी, कोवा यानी कि ना समझता, तो उससे कहानियों से उनको सीख मिलती है। हम भी तो बच्चों को बाद में कहा मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं ना, कि बेटा इस मोरल ऑफ द स्टोरी का अर्थ क्या पड़ा, या दादा दादी नाना नानी, है ना, कोई कहानी सुनाते हैं तो वो यही बताते बाद में। तो उनकी किताबों का क्या प्रभाव पड़ा वो यूपीएससी पूछ सकता है, एमपीपीएससी सीधे पूछेगा कि रचयिता कौन थे। कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम देखो भाई, आपको याद है, द रिपब्लिक के रचयिता कौन थे, प्लूटो। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा इस किताब का। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, है ना, कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के मतानुसार सत्याग्रह, व्हाट इज सत्याग्रह, सत्या प्लस आग्रह, इसका मतलब, अरे ऐसे तो मुझे भी समझ में, एक व्यक्ति खड़े होकर हिम्मत करे, शेरनी की तरह या शेर की तरह, बताएं कौन बताएगा। हाँ ओके, और बाकी लोग भी इन्हीं से सहमत हैं या कोई और अपना भिन्न मत दें। अर्थ तो बताओ, मुझे नहीं समझ में आया कि सत्या के लिए क्या आग्रह किया गया।
ओके, हाँ देखिए, सत्य के लिए किया गया आग्रह यानी कि क्या सच है, यानी कि जैसे गांधी जी ने कहा कि भाई सच यह है, अंग्रेजों सुधर जाओ, सच यह है कि ये देश हमारा है, हम अपने देश को संभाल लेंगे, हम मजबूत हैं अपने आप में, हम भी एक इंसान हैं। आपकी जो वाइट मैन बर्डन थ्योरी जो है वो सही नहीं है, हम भी आप की तरह इंसान है, हमारे पास भी 1350 ग्राम का से लेकर 1500 ग्राम का दिमाग है, आपके पास भी उतना ही है, नाप लो चाहे तो, है ना। तो ये गांधी जी ने उनको कहा कि ये सत्य है, बाकी आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तो फिर उन्होंने आग्रह किया, लड़ाई नहीं करी, आग्रह किया, सत्य के लिए किया गया आग्रह, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, पहले प्रार्थनाएं करी, फिर नहीं माने तो हड़तालें करी, फिर भी नहीं माने तो अनशन किया, फिर भी नहीं माने तो सहयोग नहीं किया, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया। ये सारे काम उनके द्वारा किए गए, लेकिन सत्य के लिए उन्होंने किया आग्रह। और ये सत्याग्रह कॉन्सेप्ट पता है, जब ये पूरी दुनिया के पास आए तो कई सारे देशों में जो भारत के बाद आज़ाद हुए ना, उनका गांधी जी के इस सत्याग्रह का प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर पड़ा है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने जब क्रांति करी थी, 1990s की बात है शायद, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो उस दौरान क्या हुआ, नेल्सन मंडेला जी गांधी जी से बड़े प्रेरित थे, और गांधी जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने क्षेत्र में क्रांति करी। या जो भेदभाव किया जाता था ना, जैसे गांधी जी ने भी भेदभाव मिटाने के लिए प्रयास किया डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, है ना, उसी प्रकार से इन्होंने भी भेदभाव मिटाने के लिए नेल्सन मंडेला ने गांधी जी से प्रेरणा ली। उधर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने गांधी जी से प्रेरणा ली। तो सत्याग्रह का प्रभाव, ये टूल सभी जगह यूज किया गया। जैसे आप देखोगे कि एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में कि दुनिया को फ्रांस की देन क्या है। अब दुनिया के लिए पूछा कि हमें क्या मतलब, पर अब वो हमारे लिए भी है, क्योंकि हमने भी तो लिया है उससे। क्या लिया है फ्रांस से हमने? लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, पूरी दुनिया को फ्रांस ने दिया। अब ऐसा नहीं है कि वहां नहीं था, उस आधुनिक रूप में दिया, है ना। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस ने दुनिया को दिया, हमने भी फ्रांस से ग्रहण किया। तो ये है। अब एक बार प्रश्न पूछा गया था इसी में यूपीएससी में, एमपीपीएससी में नहीं, यूपीएससी में, कि भारत की धर्मनिरपेक्षता फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है ना। इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म, या फिर जिसमें फ्रेंच स्पेशली फोकस किया गया। 2 बार प्रश्न पूछे गए, एक बार तो पूछा गया कि यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता या वेस्टर्न धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है ना, और एक बार पूछा गया था भारत की धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। पंथ निरपेक्षता मतलब यहाँ पर वही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या भिन्न है भाई, हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है, सरकार सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से बढ़ावा देती है, और जरूरत पड़ने पर कि इस धर्म में कुछ बुराइयां हैं, उस धर्म में हस्तक्षेप भी करती है, सुधार कर सकती है। जैसे कि आप देखोगे हिंदू विवाह अधिनियम लाया गया है ना, उसमें सरकार का हस्तक्षेप था। जब मुस्लिम महिलाओं को लगा कि ट्रिपल तलाक होना अवैध है, तो सरकार ने हस्तक्षेप किया, कानून बनाया, है ना। सिख धर्म में लगा कि गलत हो रहा है, तो फिर वो गुरुद्वारा कमेटी लाए। ऐसे सभी धर्मों में कोई भी जब बुराई लगी, आप देखोगे जैन धर्म में एक प्रथा रहती है संथारा प्रथा, या जिसको संलेखना पद्धति कहते हैं, उसमें लोग जान दे रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उसको अवैध घोषित कर दिया। तो सरकार यहाँ पर क्या है, धर्म से एकदम तटस्थ नहीं है, यहाँ पर जब भी लगता है तो धर्मों को बढ़ावा देती है, कहती है कि सभी लोग फले फूले आगे बढ़े, और जब लगता है तो उसमें कंट्रोल भी करती है। इसलिए आप देखोगे कई सारी जगह पे क्राइम होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लेती है सरकार, सिक्योरिटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ की धर्मनिरपेक्षता, वहाँ की धर्म, वहाँ पर धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, दोनों एकदम क्या है, दोनों के मध्य एक दीवार है ना, एकदम सेपरेट है। तो ये पूछा गया है। अभी भी कुछ समय पहले, 3-4 दिन पहले द हिंदू में एक एडिटोरियल आया था कि फ्रांस भारत की धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख ले सकता है, और इसी पे प्रश्न पूछा गया है। तो क्या सीख दे सकते हैं भाई हम? अभी फ्रांस में बड़े स्तर पर दंगे हो रहे हैं वहाँ पर, है ना, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी जो है वो उसके साथ कई सारी ऐसी घटनाएं घटी, तो माइनॉरिटी वहाँ पर क्या कर रही है, आंदोलन कर रही है। इस कारण से क्या हो रहा है कि वहाँ पर इंसर्जेंसी का माहौल बना हुआ है, और हमारे यहाँ पर क्या है, धर्म के नाम पर कोई इंसर्जेंसी नहीं है ना। मणिपुर एक वो जातीय समुदाय का मामला है, बाकी कोई इंसर्जेंसी नहीं है ना, ट्राइबलों के बीच का एक वो मामला है, धार्मिक नहीं है। तो हम लोग धार्मिक रूप से भिन्न है, ठीक है भाई। वैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आर्य समाज के संस्थापक हो गए, गांधी जी के सत्याग्रह हो गया। हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद क्या है, समझने का प्रयास करना अपने स्तर पर। अभी आपने नहीं पढ़ा कोई इश्यू नहीं है, पर आप पढ़ोगे कि इनका एकात्म मानववाद क्या है। इनका एकात्म मानववाद क्या है भाई, थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना।
ये कहते हैं कि ह्यूमन, मानव क्या है, केंद्र में है। उसके बाहर परिवार है, फैमिली लिख देते हैं। उसके बाद सोसाइटी है, समाज है। फिर उसके बाद नेशन यानी कि राष्ट्र है। फिर उसके बाद वर्ल्ड है, विश्व है। फिर उसके बाद यूनिवर्स है। ठीक है भाई, ये कहते हैं एकात्म मानववाद। ये सारी दुनिया जो चल रही है उसका केंद्र बिंदु कौन है? मानववाद, मानव है। और उसी मानव को केंद्र में रखकर ये बात कहते हैं कि एकात्म मानववाद यानी कि सभी मानवों में, सभी इंसानों में क्या है? एक जैसी आत्मा है। एक जैसी आत्मा का मतलब कि एक आत्मा है जो चैतन्य रूप है। ये अपनी भाषा में बात करते हैं एकात्म मानववाद में। अब इनकी विचारों को क्यों पूछा गया? कई बार तो लोग इनके ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये बीजेपी के प्रेरणा पुरुष है, आपने सुना होगा कई बार, है ना। पर इनका जो ये सिद्धांत है ना एकात्म मानववाद, क्या ये किसी पार्टी को बिलोंग कर रहा है? ये पूरी मानवता को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। हमें किसी भी महान नेताओं के या फिर जो भी प्रेरणा पुरुष है ना उनके उसमें नहीं जाना है कि कोई ऐसा कह दे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो केवल दलित समर्थक थे तो उसमें शायद नहीं। हमें उस व्यक्ति ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई अच्छी बात बताई है और मानवता को क्या कर रही है? परिपोषित कर रही है, उसको फलीभूत कर रही है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। हमें क्या बनना है? आपका एक गुण आता है, चाहे बता देता हूं आपको। आप क्या बनने जा रहे हो? एक ऑफिसर। ऑफिसर के अंदर एक गुण होना चाहिए, इसमें होगा हाँ ये है, एमपीपीएससी में भी यूपीएससी में भी है। ठीक है भाई, पढ़ो क्या लिखा हुआ है? निष्पक्षता और असमर्थकतावादी। एक दिया हुआ है इम्पार्शियलिटी एंड एक दिया है नॉन पार्टीशनशिप। ठीक है, ये यूपीएससी में भी ऐसे कैसे आपको अभी देखो बता दूंगा। ठीक है, सोचो क्या होता है तब तक इस पे। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। किसी के पक्ष में ना होना और किसी का समर्थन न करना और ये रहा गैर तरफदारी। ठीक है, और निष्पक्षता। गैर तरफदारी और निष्पक्षता, वहां पर क्या दे दिया? असमर्थता। गैर तरफदारी मतलब असमर्थतावादी है ना। ठीक है, याद रखना। ठीक है भाई, तो हमें यह भी पढ़ना है। अब होता क्या है? किसी के पक्ष में ना होना। ओके, और गैर तरफदारी मतलब? हाँ जी, एक जैसे ही है। अब मैं आपसे पूछ लो कि डिफरेंस बिटवीन कंपैशन एंड काइंडनेस, दया और करुणा में क्या अंतर है? फिर क्या बताओगे? करुणा, सुने ध्यान से सुने, है ना। हाँ, मैंने ये बोला बस आप बताए ना, खड़े होने के लिए नहीं बोला है ना। हाँ, ओके चलिए बैठ जाएं। अच्छा बताया आपने, थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं पर, है ना। करुणा में क्या होता है? लॉन्ग टर्म की हम लोग बात करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कमजोर वर्ग, क्या लिखा हुआ है भाई? अरे ठहर जा भाई, कहां गया? कमजोर वर्गों के प्रति करुणा। क्या लिखा हुआ है भैया? कंपैशन टूवर्ड द वीकर सेक्शन। कंपैशन टूवर्ड द वीकर सेक्शन। यहां पर वीकर सेक्शन कौन है? कमजोर वर्ग कौन है? इकोनॉमिकली वीकर हो सकता है और फिजिकली वीकर, फिजिकली भी हो सकता है, फिजिकली डिसेबल जिसको हम लोग बोलेंगे दिव्यांग। और बता सकते हैं मेंटली भी हो सकता है दिव्यांग। और बताएं सोशली, जो सोशली डिप्राइव्ड हो यानी कि सामाजिक रूप से वंचितता का शिकार हो, है ना। जैसे आप देखोगे कि जो निम्न वर्ग हैं, जैसे कि जनरल, एक तो जनरल जो कि सभी समान है ना, और उसके नीचे जो आते हैं ओबीसी, एसटी, एससी, वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर सेक्स के आधार पे देखें तो, जेंडर के आधार पे देखें तो, है ना, महिलाएं, कई सारी महिलाओं को आज भी, मैं नहीं कह रहा भैया, है ना, महिला शक्ति मेरे खिलाफ ना हो जाए ना, हम तो बराबर है। अभी मैं थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड बता रहा हूँ ना, कि कई सारी महिलाओं को बहुत सारे राजनीतिक अधिकार आज भी नहीं मिलते, है ना। सामाजिक अधिकार तो बहुत ठीक है, पर
आर्थिक अधिकार नहीं है, महिलाओं को पैसा रखने नहीं देते, वो बात अलग है कि घर वालों की जेब से निकाल के, है ना, ऐसा नहीं कह रहा भाई, मजाक कर रहा हूँ, है ना। तो महिलाओं को बहुत सारे अधिकार नहीं मिलते, तो वो भी क्या है, वीकर सेक्शन है। कई सारे क्षेत्रों में महिलाएं आज भी प्रताड़ित हैं। और क्या हो सकता है, क्या केवल जेंडर में केवल महिला ही आएगी?